Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine and wishing you all a very happy new year. And may this year bring prosperity, luck, love to your life. एंड एक डेढ़ महीने बाद ये वीडियो आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ ड्यू टू सम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स मैं नहीं कर पा रहा था. बट अब ट्राई करेंगे कि आपके सामने रेगुलर वीडियोस आएँ एंड ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए. एंड आज जो वीडियो लाया हूँ वो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को डिराइव करेगी. ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो इंडिया की इकोनॉमी को जो 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा जा रहा है उस तक लेके जाने में बहुत हेल्पफुल होगी. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों, आज जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है शेफलर इंडिया. जी, शेफलर इंडिया जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1962 में, पुणे में है हेडक्वार्टर्स. और ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में, डेवलप करने में और डिस्ट्रीब्यूशन में. किन चीज़ों का? अब आप सुनिए. सबसे पहला है हाई प्रिसीशन रोलर, बॉल बेयरिंग, इंजन सिस्टम, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, चेसिस एप्लीकेशन, क्लच सिस्टम एंड उससे रिलेटेड मशीनरी बिल्ड करने के लिए. तो ये कंपनी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अलग अलग टाइप के ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है. जी, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है. ना ही सिर्फ बनाती है, उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. तो दोस्तों, हमें ये चीज़ समझ आने लगी है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी द की. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनीज जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो सेक्टर्स पे मतलब ग्लोबली फोकस रहेगा उनके अंदर काम कर रही हैं. तो शेफलर इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर अच्छा खासा बिजनेस कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि इनके बिजनेस सेगमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से बिजनेस मेजर सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर ये काम करते हैं. तो सबसे पहला बिजनेस सेगमेंट है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज. जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज पे इनका ध्यान है. इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये प्रॉपरली एक मैन्युफैक्चरर हैं, साथ ही साथ ऐसे कस्टमर सॉल्यूशंस के ऊपर ये काम कर रहे हैं जो क्या कहते हैं कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन बनाते हैं और साथ ही साथ हाइब्रिड एंड फुली इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स पे काम कर रहे हैं. तो देखिए, एक तरफ ये इंटरनल कंबशन इंजन्स बना रहे हैं जो करंटली यूज़ हो रहे हैं, साथ ही साथ ये फ्यूचर के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स पे भी काम कर रहे हैं. तो यानी एक पैर प्रेजेंट में और एक पैर फ्यूचर में. तो दोनों तरफ इनका फोकस है और दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं. साथ ही साथ इस सेगमेंट के अंदर इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट रेंज में आता है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रीफाइड ड्राइव सिस्टम्स, चेसिस सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम. और ये बनाते किन किन ऑटोमोबाइल्स के लिए हैं? ये बनाते हैं ट्रैक्टर्स के लिए, ये बनाते हैं कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए. तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर हो गए, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल हो गए, इन सब के लिए ये सब कुछ बना रहे हैं. चेसिस सिस्टम बना रहे हैं, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम बना रहे हैं, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रीफाइड ड्राइव सिस्टम्स बना रहे हैं. तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मार्केट केटर कर रहे हैं ये. सेकंड सेगमेंट है ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट. देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था कि ये एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरर हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करके आगे अपने जो भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं और इन सब चीज़ों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं. बट यहाँ सेकंड सेगमेंट जो है इसके अंदर ये आफ्टर मार्केट को कैटर करते हैं. अब आफ्टर मार्केट से मेरा मतलब ये है कि एक बार आपने प्रोडक्ट दे दिया तो उस प्रोडक्ट की रिपेयर पे भी खर्चा आएगा, उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट पे भी खर्चा आएगा. तो ये उस सेक्टर को भी कैटर करते हैं. तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. दुनिया भर के जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके लिए ये स्पेयर पार्ट रिपेयर सॉल्यूशन पे भी काम करते हैं जो एकदम ओरिजिनल इक्विपमेंट क्वालिटी पे आते हैं. जैसा कि जो एक ब्रांड न्यू व्हीकल के अंदर कंपोनेंट्स डल के आते हैं, उसी क्वालिटी के कंपोनेंट्स ये रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए भी प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट देख लेते हैं कि क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है इनकी. सबसे पहला है रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर ट्रांसमिशन. हमने पहले ही देखा था कि ट्रांसमिशन का ये काम करते थे. फिर है रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर इंजन कंपोनेंट्स. हमने पहले ही देखा इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं. देन इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रिपेयर एंड सर्विसेज. ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जिससे रिपेयर
बहुत इजी हो सके, कम से कम दाम में हो सके और इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हो सके। तो यहाँ पर ये केटर करते हैं रिटेल मार्केट को, रिपेयर गैराजेस को और फ्लीट वर्कशॉप को, जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पर ये काम होते हैं रिपेयरिंग के, उनको केटर करते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट इनका है इंडस्ट्रियल। ठीक है, अभी तक रिटेल मार्केट की और होलसेल मार्केट्स की हम बात कर रहे थे, अब है इंडस्ट्रियल सेगमेंट इनका। इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर क्या होता है, ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं यहाँ पर बियरिंग सॉल्यूशंस का, रेंजिंग फ्रॉम हाई स्पीड एंड हाई प्रिसिशन बियरिंग्स, जो बहुत छोटे डायमीटर के क्या कहते हैं बियरिंग्स होते हैं, वहाँ से लेकर बड़े डायमीटर के, कई मीटर वाइड डायमीटर के ये बियरिंग्स बनाते हैं। और ये जो बियरिंग्स होते हैं ये कुछ मीटर्स में भी बनते हैं और इतने छोटे भी बनते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये बियरिंग्स बहुत छोटे भी होते हैं और कई मीटर वाइड भी होते हैं। तो छोटे से लेके बड़ा पूरा इनका हाई स्पीड प्रिसिशन बॉल बियरिंग का काम है। यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट लाइन देखते हैं। प्रोडक्ट लाइन में ये काम करते हैं मेंटेनेंस सर्विसेज पे, इनकी मैकाट्रॉनिक्स पे, डिजिटल सर्विसेज पे, रोलिंग एंड प्लान बियरिंग्स पे। ठीक है, और ये केटर किनको करते हैं, ये केटर करते हैं रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को, टू व्हीलर्स को, पावर ट्रांसमिशन की कंपनीज को। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि इनका जो मार्केट इंडस्ट्रियलाइजेशन के उसमें भी है, तो वो इंडियन रेलवेज को भी केटर कर रहा है, वो पावर ट्रांसमिशन कंपनीज को भी केटर कर रहा है, वो टू व्हीलर्स को भी केटर कर रहा है। तो यानी कि एक सेगमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है और सब सेगमेंट पे भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी अलग अलग सेगमेंट से इनको धंधा आता है। दोस्तों, हमने बात कर ली धंधे के कौन कौन से सेगमेंट हैं, कहाँ कहाँ से बिजनेस आ रहा है। अब उन सेगमेंट से रेवेन्यू कितना आ रहा है उस पर भी तो नज़र डालनी ज़रूरी है। तो जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का काम है इनका, जो इनका मेजर काम है, उससे 39% का रेवेन्यू इनको आता है। सेकंड है ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट, 9% का रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। इंडस्ट्रियल जो अभी हमने देखा, उससे भी 39% का रेवेन्यू इनको आ रहा है, यानी रिपेयर वगैरह से ज़्यादा इनको अर्निंग नहीं है। जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बना रहे हैं, उससे काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये अपने प्रोडक्ट्स को जो नया डिलीवर कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, उनसे अर्न कर रहे हैं। साथ ही साथ 13% का इनका एक्सपोर्ट भी होता है माल, जो ये बाहर भेजते हैं, और उससे भी छोटी मोटी इनको अर्निंग इससे आ रही है, अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस सेगमेंट्स को एक्सपोर्ट करने से। तो ये इनका टोटल था बिजनेस सेगमेंट से रेवेन्यू। अब देखते हैं ज्योग्राफी वाइज इनका रेवेन्यू कैसा है। कि हमने बिजनेस समझ लिया, अब हमें देखना है कि कौन कौन से एरियाज से, कौन कौन सी जगहों से इनको रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक से 89% रेवेन्यू है, यानी कंपनी डोमेस्टिकली ड्रिवन है, यानी देश के अंदर ज़्यादा अर्न करती है, और 11% ही सिर्फ बाहर से रेवेन्यू है। तो यानी अगर बाहर की कंडीशंस में कोई इशू आएगा तो कंपनी को थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इनकी जो सेलिंग है वो इन हाउस है, अपने ही देश में बेच रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी देखी जा सकती है ऐसे। साथ में अब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कंपनी के पास 4 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, 2 गुजरात में, 1 महाराष्ट्र में, 1 तमिलनाडु में। गुजरात में वडोदरा और सावली, महाराष्ट्र में पुणे और तमिलनाडु में हौसर में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। देखिए, कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ज़रूर काम करती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 2 R&D सेंटर्स इनके कंट्री में हैं। साथ ही साथ अपनी अर्निंग का 2% ये इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मैं पर्सनली चाहूँगा कि ये अमाउंट थोड़ा सा बढ़े, सो दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने से इनको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये अपने जो सावली प्लांट है इनका गुजरात का, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कंपनी की। अभी तक तो हमने शेफलर इंडिया के बारे में बात करी, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि शेफलर इंडिया जो है वो एक शेफलर ग्रुप है, MNC, जिसका पार्ट है, ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ग्रुप का पार्ट है। और ये जो ग्रुप है इसकी 200 लोकेशंस पे प्रेजेंस है, साथ ही साथ 75 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं 22 कंट्रीज़ के अंदर। इसके साथ 22 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं इनके ऑल अक्रॉस द ग्लोब, प्लस 85,000 एम्प्लॉयज़ के साथ ये काम करते हैं। और 26,000 पेटेंट्स कंपनी के पास हैं टिल द ईयर 2020, 2020 तक 26,000 प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स भी इनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी काम सॉलिड कर रही है और कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है। देखिए,
अब हमने बात करी बिजनेस की, अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, अब हम वो देखेंगे। तो दोस्तों, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन कंपनी का मार्केट कैप है 42,900 करोड़ का। साथ ही साथ कंपनी का शेयर प्राइस है 2747, जी 2747 का शेयर प्राइस है, 42,900 का मार्केट कैप है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, क्योंकि कंपनी कहाँ वैल्यूएशन पर है हमें वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 51.9 का, वहीं इंडस्ट्री का है 33.7 का। तो कहीं ना कहीं कंपनी ओवर प्राइज्ड है, यहाँ पे ओवर वैल्यूड है कंपनी। साथ ही साथ हम और पैरामीटर्स देखते हैं तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 11.2 का, और यहाँ पर इंडस्ट्री का है 7.9 का। तो यहाँ पर भी इस पैरामीटर पे भी कंपनी ओवर वैल्यूड हमें दिख रही है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कंपनी ने अपनी सेल्स, अपना रेवेन्यू कैसे ड्रिवन करा है, उसको देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे दिसंबर एंडिंग डेटा हमारे पास है, क्योंकि कंपनी दिसंबर एंडिंग कंपनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2010 में 2010 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 1036 करोड़ की थी। 1036 करोड़ की सेल 2010 में थी, और हम साल 2022 में हैं, इसका डेटा भी आने वाला होगा, बट 2021 तक इनकी सेल हो चुकी थी 5560 की। तो यानी कंपनी की ऑलमोस्ट सेल्स 5 टाइम्स बढ़ चुकी है पिछले 10 साल के अंदर। साथ ही साथ कंपनी का अगर मैं नेट प्रॉफिट पे बात करता हूँ तो 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट था साल 2010 में, और यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 630 रुपये के पास है। तो करीब करीब 5 से 6% इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। तो कंपनी की सेल भी 5% बढ़ी है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 5% बढ़ा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक की परफॉर्मेंस। तो कंपनी की 7% सेल बढ़ रही है, तो 12% प्रॉफिट बढ़ रहा है 3 साल में। 5 साल में सेल 25% बढ़ी है, प्रॉफिट 26% बढ़ा है। 10 साल में कंपनी की सेल 16% बढ़ी है, तो प्रॉफिट 14% बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ और प्रॉफिट की परफॉर्मेंस है जो आपस में कोरिलेट करती है। साथ ही साथ स्टॉक प्राइस पे भी अगर हम ध्यान दें तो 3 साल में कंपनी ने 44% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 19% का रिटर्न दिया है, और 10 साल में 23% का रिटर्न दिया। यानी कंपनी कंसिस्टेंटली रिटर्न देती जा रही है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कभी भी सीधे नहीं मिलते कि अगर एक कंपनी 20% 25% दे रही है तो वो 25 देती जाएगी। वो किसी साल 10 पे भी आएगी, किसी साल 30 पे भी जाएगी। तो रिटर्न्स हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, ट्रफ्स एंड पीक्स में चलते हैं रिटर्न्स। तो हमें वो देखना है कि कंपनी का एक एवरेज रिटर्न कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो कंपनी यहाँ कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है। साथ ही साथ कंपनी के रिजर्व्स की अगर आज बात करें तो कंपनी के पास 557 करोड़ के रिजर्व्स थे दिसंबर 2010 में। दिसंबर 2010 में ऑलमोस्ट 550 करोड़ के रिजर्व विद ज़ीरो बोरोइंग्स, कोई कर्ज नहीं था कंपनी के सर पे। अब जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ के 3800 करोड़ के हो चुके हैं, और 60 करोड़ के आसपास का लोन है। तो नेग्लिजिबल लोन है, कंपनी कभी भी चाह के उसको पे ऑफ कर सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कंपनी बहुत वेल पोजीशन है कैश के साथ अपने यहाँ पे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग क्या है, प्रमोटर्स कितना विश्वास रखते हैं इस कंपनी में, तो ये देखते हैं। दिसंबर 2019 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो 74.13% प्रमोटर्स ओन करते थे, और सितंबर जो लास्ट क्वार्टर हमारा गया है वहाँ तक 74.13% ही ओन करते हैं। यानी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इतने क्वार्टर्स में नहीं सेल करा है। तो यानी प्रमोटर्स का अपनी कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो दिसंबर 2019 में 3.76% की होल्डिंग होल्ड करते थे फॉरेन इन्वेस्टर्स, पर अब यहाँ पे 5.74 की होल्डिंग उनकी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस हाउसेज होते हैं, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 15.6% ओन करते थे, और यहाँ पे उनकी अगर होल्डिंग है तो वो है 14.19% की, 14.19% की उनकी होल्डिंग है, यानी थोड़ा सा कम हुई है। गवर्नमेंट का स्टेक इसमें अभी भी ज़ीरो है। पब्लिक 6.45% ओन करती थी तब, और 5.95% ओन करती है अब। ठीक है, तो ये था इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो मैंने ये कंपनी आपके साथ शेयर करी है, इसका बिजनेस शेयर करा है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस शेयर करा है, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ठीक है,
ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाता हूँ ये इसके लिए बनाता हूँ कि कभी अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने को देखें या इनके बारे में रिसर्च करें तो आपको इनका बिजनेस पता होना चाहिए, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करिए कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। बट ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिए। सो गाइज, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, गिव इट अ थम्स अप। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस, बिकॉज मैं बहुत छोटे से मोटो पे काम कर रहा हूँ। स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।